आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बीकॉम एंट्रेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट की नो वन। तो व्यावसायिक जो अर्थशास्त्र होता है वो क्या होता है, साइंस और कला दोनों होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि साइंस जो है कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड रहते हैं, इसलिए साइंस है और आर्ट दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यावसायिक अर्थशास्त्र निम्न की शाखा है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग: कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स, साइंस, आर्ट की राजनीतिक साइंस की पॉलिटिकल साइंस। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये एक ब्रांच होता है किसका, दिस इज द ब्रांच ऑफ क्या होता है, कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स का। कुछ और क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स काफ़ी बार पूछा जाता है, तो वो कौन है, एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने क्या है, एक बुक भी लिखी जो कि कौन सी बुक का नाम भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या, वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776। तो 2 पॉइंट्स हमें याद करने हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछे तो कौन है, एडम स्मिथ, और उन्होंने एक बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन जो कि डेट क्या है, 1776, काफ़ी पूछा जाता है। और कुछ इस बात और ध्यान रखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। जब हम माइक्रो की बात कर रहे हैं तो वो क्या, माइक्रो मतलब ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक इंडिविजुअल बिहेवियर को लेकर डिस्कस करते हैं। और वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो जब हम एग्रीगेट या होल की बात कर रहे हैं। ठीक है, फादर पूछे माइक्रो इकोनॉमिक्स की एडम स्मिथ, अगर फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछे तो दैट इज जॉन मेयॉर्ड क्नीज, मीन्स जेएम क्नीज। और फादर ऑफ होल इकोनॉमिक्स पूछे तो हम क्या ऑप्शन में टिक करेंगे, एडम स्मिथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, प्रोफेशनल इकोनॉमिक्स स्टडीज ओनली, मीन्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र अध्ययन करता है केवल इकोनॉमिक इवेंट्स का, नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स का, दोनों, बोथ ऑफ दीज की, नन वन, नो वन। तो जो प्रोफेशनल इकोनॉमिक्स होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रोफेशनल इकोनॉमिक्स होता है इसमें हम इकोनॉमिक इवेंट मीन्स आर्थिक घटनाओं का और अनार्थिक घटनाओं दोनों की स्टडी करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिसीजन, देखते हैं, निर्णय है, द डिसीजन इज अ मैनेजमेंट वर्क, कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो जो डिसीजन होता है वो मैनेजरियल वर्क भी होता है और लगातार चलता भी रहता है, और वो क्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौथा, कि सारे के सारे क्या होते हैं, ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल डिसीजंस आर मेड, सभी जो निर्णय होते हैं वो क्या, पॉजिटिव होते हैं, केवल सकारात्मक होते हैं। बी कह रहा है केवल नकारात्मक होते हैं, मीन्स ओनली निगेटिव होते हैं, कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, कि 4 इंस्ट्रक्शनल होते हैं। तो देखिए जो सब सारे डिसीजन जो लिए जाते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन की बात करें, द डिमांड फॉरकास्ट इज, जो डिमांड फॉरकास्ट होता है, मांग पूर्वानुमान का क्या आशय होता है, भविष्य की बिक्री का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल्स, वर्तमान बिक्री का विश्लेषण मीन्स करंट सेल्स एनालिसिस, और तीसरा कह रहा है भूतकाल की बिक्री का विश्लेषण, और क्या होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो डिमांड फॉरकास्ट होता है, मांग पूर्वानुमान का आशय क्या होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये भूतकाल की बिक्री का विश्लेषण होता है, एनालिसिस ऑफ पास्ट सेल्स। ठीक है, सॉरी 6th का हो जाएगा, सॉरी डिमांड फॉरकास्ट जो होता है ये एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल्स, सॉरी भविष्य की बिक्री का सेल्स होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 7 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक स्टेटमेंट होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस का स्टेटमेंट होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल, कि बोथ ऑफ दी अबव, की नाइदर ऑफ दी अबव। तो मांग की लोच एक कथन होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक स्टेटमेंट होता है। सबसे पहले समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं।
तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपल सा अगर हम समझें, इसे हम कहते हैं मांग की लोच। मतलब मीन्स जब प्राइस कितना बढ़ने के कारण मांग कितनी गिरी या कीमत कम होने के कारण मांग कितनी बढ़ी, ये हमें किससे पता चलता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। किससे पता चलता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। मीन्स इसका सिंपल सा मतलब समझें कि ये है लॉ ऑफ डिमांड का एक्सटेंशन माना गया है। मीन्स कि हमारी प्राइस कितनी बढ़ी, कितनी डिमांड, उस पर क्या अफेक्ट हुआ, अगर प्राइस कम हुई तो उस पर डिमांड का, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अफेक्टेड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बायर्स ग्रुप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके द्वारा अफेक्ट होता है? वस्तु की भी, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट के द्वारा, बायर्स ग्रुप के द्वारा, वैल्यू ऑफ द आइटम्स के, ऑल ऑफ द अबव। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो अफेक्ट किया होता है किसके द्वारा? उस नेचर के, उस बायर के ग्रुप के, वैल्यू ऑफ द आइटम, ऑल ऑफ द अबव। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पूर्ति से आशय है। सप्लाई का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ, हाँ, उत्पादित माल की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड है उत्पादित किए गए माल का स्नग्ध, स्टॉक ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। थर्ड है विक्रय के लिए उपलब्ध माल की मात्रा, मीन्स क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स। और चौथा उत्पादित एवं आयातित माल का योग। तो देखिए, जो सप्लाई का मतलब क्या होता है कि सप्लाई का सिंपल सा मतलब समझें तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी, मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर, हो जाएगा जो उसकी विक्रय के लिए उपलब्ध माल की मात्रा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है वो क्या प्राकृतिक कारण से होता है, नेचुरल कॉजेज से। दूसरा है कारोबार नीति से, मीन्स टैक्स ट्रीटी पॉलिसी से। कि थर्ड है तकनीकी विकास से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से। कि अन्य वस्तुओं का मूल से, वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स। तो जो कृषि उत्पादन की जो पूर्ति होती है वो किस पे निर्भर करती है? वो आपके नेचुरल कॉजेस पे, प्राकृतिक कारण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कि लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ ऑफ द अबव, की नाइदर ऑफ द अबव। मात्रात्मक, गुणात्मक, उपरोक्त दोनों की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसका मतलब क्या होता है? दैट इज क्वालिटेटिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है उसका मतलब क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम विच्छेद बिंदु से आपका क्या आशय है? तो जो सम विच्छेद जो बिंदु होती है वहां पर क्या होता है? उत्पादन या विक्रय स्तर पर ना लाभ होती है ना हानि होती है, नो प्रॉफिट या नो लॉस एट प्रोडक्शन। दूसरा कह रहा है उत्पादन या विक्रय स्तर पर लाभ, मीन्स प्रॉफिट एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल। थर्ड है उत्पादन या विक्रय स्तर पर हानि, मीन्स लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल। और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, नाइदर ऑफ द अबव। तो जो सम विच्छेद बिंदु होती है, ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है, वहां पर क्या होता है? ना तो लाभ ही होती है ना तो हानि होती है, वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि विक्रय मूल्य की कमी से क्या प्रभावित होता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सेलिंग प्राइस? तो क्या इम्पैक्ट होता है? सम विच्छेद बिंदु, इक्विलिब्रियम पॉइंट। बी है सुरक्षा सीमा, मीन सिक्योरिटी लिमिट। कि तीसरा है कंट्रीब्यूशन की, डी ऑल ऑफ द अबव। तो विक्रय मूल्य की जो कमी से क्या अफेक्ट होता है? इसकी कमी से हमें क्या सारी चीजें होती हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट में, सिक्योरिटी पॉइंट में, कंट्रीब्यूशन में। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स किस चीज में हेल्प करता है? व्यवसायिक अर्थशास्त्र किस में हेल्प करता है? प्रॉफिट्स को बढ़ाने में, मीन्स टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, लाभों को बढ़ाने में। बी कह रहा हानियों को बढ़ाने में, टू इंक्रीज लॉसेस। और तीसरा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। कि चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स ये हेल्प करता है आपका किस में? इट हेल्प्स इन किस में करता है? प्रॉफिट्स को बढ़ाने में, मीन्स लाभों को बढ़ाने में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यवसायिक जो अर्थशास्त्र होता है वो उत्तरदायित्व होता है। बिजनेस जो इकोनॉमिक्स होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? समाज के प्रति, मीन्स टू वर्ड सोसाइटी की बात करें। दूसरा है राष्ट्र के प्रति, मीन्स टू द नेशन। और तीसरा है उपरोक्त दोनों के प्रति, मीन्स बोथ ऑफ दिस। और चौथा उपरोक्त दोनों के प्रति नहीं। तो व्यवसायिक जो अर्थशास्त्र होता है वो किसके लिए उत्तरदायित्व होता है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों के प्रति, बोथ ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हेन वाज कंपनीज एक्ट इन फोर्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि कंपनी अधिनियम लागू कब हुआ, 1932 में, 1956 में, 1972 में कि 1916 में। तो कंपनीज एक्ट 1996 मीन्स 1956 में इसको इन्फोर्स किया गया, लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर एज ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी। यहाँ क्या पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है किसका, पब्लिक कंपनी का, 7 to 20 के 50। तो पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने, 7 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एज ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, 20, 57 के इंडेफिनिट। तो यहाँ पर क्या पूछा, ध्यान दीजिए, प्राइवेट कंपनी पूछा और मैक्सिमम पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 50 होने चाहिए। नेक्स्ट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, जो समता अंशधारी वो क्या होते हैं, कंपनी के ग्राहक होते हैं, कस्टमर ऑफ द कंपनी। कि बी कंपनी के स्वामी होते हैं, मीन्स कंपनी के ऑनर होते हैं। सी है कंपनी के लेनदार होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। कि डी कंपनी के प्रबंधक होते हैं, मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कंपनी के ऑनर होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं। नेक्स्ट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो क्या होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, मीन्स पर्सनल अकाउंट होता है। वास्तविक खाता मीन्स एक्चुअल अकाउंट होता है। कि नाम मात्र खाता होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये तीनों अकाउंट, तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर इसको आप पढ़ के ज़रूर जाएं कि पर्सनल अकाउंट में किसी पर्सन से रिलेटेड रहता है, नॉमिनल जितने हमारे एक्सपेंसेस लॉसेज होते हैं। तो जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होता है वो क्या होता है, एक्चुअल अकाउंट होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल अकाउंट होता है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होता है, व्यक्तिगत खाता है, मैं टिक कर दे रही हूँ कि ये पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, 5वीं का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट वुड बी, याचना की बकाया रकम से, मीन्स अमाउंट ऑफ कॉल्स एंड एरियर। याचित रकम से, मीन्स कॉल्ड अप कैपिटल से। सी है दत्त रकम से, पेड अप कैपिटल से। कि अंश के मूल से, शेयर अमाउंट से। जो 6वें का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कॉल्ड अप कैपिटल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्माण पर पूंजी दी गई छूट को क्रेडिट किया जाता है। जो डिस्काउंटेड कैपिटल इज क्रेडिटेड ऑन द रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये क्या होता है, अंश छूट खाता, शेयर डिस्काउंट अकाउंट। बी है अंश हरण खाता, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। सी है लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। की डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाएगा। मतलब डिबेंचर्स को हम डेबिट करेंगे ऑन द इशू ऑफ द सब्सिडरी सिक्योरिटी। डिबेंचर्स अकाउंट मीन्स ऋण पत्र खाता, बैंक अकाउंट। तीसरा ऋण पत्र उच्चतन खाता, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। की डी इनमें से कोई नहीं। तो जब हम डिबेंचर्स को डेबिट करेंगे ऑन द इशू फॉर्म ऑफ सब्सिडरी सिक्योरिटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है सम मूल्य पर, मीन्स एट पार पे, अधिक मूल्य पर, एट प्रीमियम पे। किसी है अंश में परिवर्तन पर, की बाई कन्वर्टिंग इनटू शेयर। की डी इनमें से सभी और होती है। तो ऋण पत्रों का मीन्स डिबेंचर्स को रिडीम्ड किया जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे मीन्स और सभी। देखिए अगर हमने क्या किया है कि 10 का है, अगर हमने 10 पर ही उसको इशू किया है, रिडीम की, तो वो क्या हो जाएंगे, एट पार। प्रीमियम है 10 का, अगर 12 हो जाता है तो 2 रुपये यहाँ क्या हो जाएंगे, प्रीमियम। और वहीं अगर हम कहें कि 10 है, उसको हम 9 पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा सारे मतलब सारे के ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट, ऋण पत्रों का शोधन होता है नकदी में, मीन्स कैश में। बी है नवीन ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा, बाई इशूइंग न्यू डिबेंचर्स। किसी है समता अंशों में निर्गमन द्वारा, बाई इशूइंग इक्विटी शेयर्स। के डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 10th का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग किया जाता है। जो प्रीमियम अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स होते हैं
उसको हम यूज करते हैं कहाँ, पूंजीगत हानियों को समाप्त करने में, मीन्स टू एलिमिनेट द कैपिटल लॉसेस, कि बी है भूतकालीन हानियों को समाप्त करने में, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट पास्ट के लॉसेस को, कि सी है भविष्य की हानि हेतु, मीन्स टू एलिमिनेट द फ्यूचर लॉसेस, कि डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो प्रीमियम अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स को हम यूज्ड करते हैं कहाँ, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टू एलिमिनेट द कैपिटल लॉसेस, पूंजीगत हानियों को समाप्त करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता, विच रिजर्व को हम नहीं शो करते हैं बैलेंस शीट में, पूंजी संचय कैपिटल रिजर्व, बी है सीक्रेट रिजर्व गुप्त संचय, सी है आयगत संचय रेवेन्यू रिजर्व, की डी है अंश प्रीमियम शेयर प्रीमियम। तो कौन सा रिजर्व हम नहीं शो करते हैं, दैट इज सीक्रेट रिजर्व, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, गुप्त संचय इसको हम नहीं शो करते हैं। नेक्स्ट है समान संचय, पूंजी संचय आदि को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में किस शीर्षक में दिखाया जाता है, किस हेड ऑफ, मीन्स विच हेड ऑफ द लायबिलिटी साइड जो होता है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व को शो किया जाता है बैलेंस शीट में, अंश पूंजी शेयर कैपिटल, बी है संचय आधिक्य रिजर्व एंड प्रोविजन, की चालू दायित्व करंट लायबिलिटी की सुरक्षित ऋण। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व और प्रोविजन मीन्स संचय एवं आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है तलपट में जो दिखाए गए प्रारंभिक व्यय को अंतिम खाते बनाते समय दिखाया जाता है, प्राइमरी एक्सपेंसेस जो होते हैं विच इज शोन इन द बैलेंस शीट, इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, किसमें, व्यापार खाते में मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में, लाभ हानि खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में मीन्स लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, की डी है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो जो तलपट में दिखाए गए प्रारंभिक व्यय को अंतिम खाते बनाते समय क्या, दैट इज 14 का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नॉमिनल एसेट्स क्या इंक्लूड होता है, अवास्तविक संपत्तियों में क्या सम्मिलित किया जाता है, प्राइमरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक व्यय, अभियोगोपन कमीशन अंडरराइटिंग कमीशन, किसी है डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, की डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे ही हम और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऐसे 30 क्वेश्चंस को लेकर, और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अगर बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपसे बेसिक्स से सिर्फ क्वेश्चंस, मतलब आपको कॉमर्स के बारे में क्या नॉलेज है ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा हार्ड भी पूछा जाएगा, बस इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि बेसिक्स क्वेश्चन, जैसे आपको बस कॉमर्स के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम अपलोड करेंगे। तो इसीलिए आप, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।